हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट्स मेशर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सोल्यूशन ऑफ असाइनमेंट नंबर 6। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अ 4 न्यूरॉन हैव वेट्स 1 2 3 4। द ट्रांसफर फंक्शन इज अ लीनियर विद द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इक्वल्स टू 3। द इनपुट्स आर 4 10 5 एंड 20। आउटपुट विल बी। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं गाइस, ये क्वेश्चन आया हुआ है न्यूरल नेटवर्क में से। और एक्चुअल में मैंने किया क्या है, जितने भी यूजीसी नेट में अब तक क्वेश्चन आए हुए हैं उन सारे क्वेश्चंस को मैंने एनालाइज करके सबसे पहले तो ये फाइंड आउट किया है कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनको वो हमेशा टच करते हैं, मतलब हमेशा उनमें से क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। तो 5 क्वेश्चन मैंने असाइनमेंट नंबर 5 में बनाए थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। वो पांचों क्वेश्चन भी उन टॉपिक्स में से हैं जो फ्रीक्वेंटली आते हैं। और ऐसे ही इस असाइनमेंट में पहला क्वेश्चन हमने न्यूरल नेटवर्क में से चुना है, क्योंकि न्यूरल नेटवर्क में भी बहुत टाइम पे आपको क्वेश्चन, बहुत जगह पे आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। और जितने भी क्वेश्चन है आपको बिल्कुल सिंपल लेवल के मिलेंगे। बस आपको एक बार अगर कॉन्सेप्ट पता है तो हो सकता है सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन ही दोबारा आपको मिल जाए। तो सबसे पहले हम यहां पे बात करते हैं न्यूरल नेटवर्क का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, हमारे पास न्यूरल नेटवर्क का फंडा क्या है, हमारे पास डिफरेंट इनपुट्स हैं। लेट्स से x0 x1 x2 x3 x5 करके xk तक हमारे पास इनपुट्स हैं। हर एक इनपुट के साथ हमारे पास क्या एसोसिएट होता है, एक वेट एसोसिएट होता है, जो एक्चुअल में किसकी तरफ जाते हैं, हमारे आउटपुट्स की तरफ जाते हैं। तो यहां पे हमारे पास इनपुट दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, क्या 4 10 5 20, मतलब 4 इनपुट्स हैं और उनके एसोसिएटेड वेट्स हैं रिस्पेक्टिवली 1 2 3 एंड 4। तो आपको करना है कि ये आउटपुट बनेगी कैसे, फॉर्मूला है ये समीशन ऑफ i इज इक्वल टू 0 टू ik। मतलब यहाँ पे जितनी भी इनपुट्स हैं हर एक इनपुट को उनके एसोसिएटिव वेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, दैट इज wi को x ऑफ i के साथ मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे w क्या है, वेट है, x क्या है, इनपुट वैल्यूज है। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 4 इंटू 1 प्लस 10 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3 प्लस 20 इंटू 4। तो ये आपके पास क्या बना, wi इंटू xi को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे इनपुट्स को हमने उनके वेट के साथ मल्टीप्लाई किया, तो 4 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 80। और फाइनल में हमारे पास यहाँ पे क्या है, फाई यहाँ पे क्या है, ट्रांसफर फंक्शन। तो ट्रांसफर फंक्शन से हम फाइनली मल्टीप्लाई करते हैं वैल्यू को। तो जो भी ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू आपको दी हुई है, फाई की वैल्यू, वो आप इस समीशन से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास लीनियर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू क्या दी हुई है, 3, मतलब ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 3। तो आप जब इसको सॉल्व करके फाइनल करेंगे तो आंसर जो है इसका बी आएगा, दैट इज 357। तो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन रिलेटेड टू द न्यूरल नेटवर्क। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास दिया हुआ है एओ ग्राफ, दैट इज एंड और ग्राफ। और क्वेश्चन में पूछा हुआ है बेस्ट नोड टू एक्सपेंड बाय द एओ स्टार एल्गोरिदम। तो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन को ए स्टार एओ स्टार एल्गोरिदम जो ह्यूरिस्टिक के अंदर आते हैं, ह्यूरिस्टिक के अंदर जितने भी एल्गोरिदम आ रहे हैं, बेस्ट फर्स्ट है, चाहे ए स्टार एओ स्टार, या फिर हमारे पास जो गेम प्लेइंग के एल्गोरिदम्स हैं, इन एल्गोरिदम्स में से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम के अंदर एक बार एनटीए नेट के अंदर ऑलरेडी आया हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करना क्या, आपको सबसे पहले एओ ग्राफ की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। एओ ग्राफ का मतलब क्या है, एंड और ग्राफ। जैसे कि अगर हम बात करें, हम कैसे बनाते हैं एओ ग्राफ को, लेट्स से आई वांट टू परचेज अ मोबाइल फोन। मतलब अगर मेरे को मोबाइल फोन परचेज करना है या मेरे पास मोबाइल फोन होना चाहिए, मींस हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, ऑन अ मोबाइल फोन। तो उसके लिए आप कैसे इसको करोगे, या तो आपके पास एक तरीका है स्टील, मतलब चोरी कर लो मोबाइल फोन, या फिर दूसरा तरीका क्या है, मतलब एक तो ये तरीका, और तरीके में क्या है आपके पास, डू हार्ड वर्क एंड परचेज द फोन। मतलब ये हमारे पास क्या है, एक मेथड तो क्या है, मोबाइल को चोरी कर लो, मतलब स्टील द मोबाइल, और आपके पास क्या होगा, मोबाइल फोन होगा। अदरवाइज दूसरा मेथड क्या है, डू हार्ड वर्क अर्न मनी एंड परचेज द मोबाइल फोन। तो ये हमारे पास एंड होता है। एंड मतलब ये दोनों इकट्ठे ही चलेंगे, या तो ये मेथड है या फिर ये इन दोनों का इकट्ठा मेथड है। तो इन दोनों के बीच में तो और है, लेकिन इसके बीच में क्या है, एंड है। तो हम इस एंड को इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ह्यूरिस्टिक वैल्यूज या एस्टिमेटेड वैल्यूज दी हुई है कि अगर मैं B की तरफ जाता हूं तो 19, C की तरफ 8, D की तरफ 9, और इंटरनली जो ये कॉस्ट है A से B जाने की या A से C या A से D जाने की, जो एज की कॉस्ट है, एज की कॉस्ट है हमारे पास
1। तो हमें किस तरीके से फाइंड आउट करना है, सबसे पहले रिवाइज्ड वैल्यूज हमें यहाँ पे निकालनी है। रिवाइज्ड वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर मैं ए से बी पे जाता हूं तो मेरे को मेरी कॉस्ट क्या है, एस्टिमेट कॉस्ट, मतलब ये मेरे को एक गोल स्टेट पे लेके जा रहा है, कितनी वैल्यू में 19, और मैं ए से बी में कैसे पहुंच सकता हूं, कितनी कॉस्ट में 1, तो टोटल मेरी कॉस्ट क्या होगी यहाँ पे 20। ऐसी अगर हम बात करें, हम सी और डी का पाथ चूज करते हैं, तो मैंने जैसे बताया कि ये एंड है, मतलब सी और डी इकट्ठा ही जाना पड़ेगा। तो अगर मैं पहले सी पे जाता हूं 8 और डी पे भी जाना पड़ेगा 9, तो टोटल कितनी होगी 9 + 8 दैट इज 17। और जब आप सी पे जाओगे तो कॉस्ट कितनी है 1, और डी पे जाओगे तो कॉस्ट कितनी है 1, तो मतलब 8 + 9 + 2 मतलब 1 + 1 दैट इज 2, तो ये टोटल होगी आपकी 19। मतलब अगर आप ये वाला पाथ फॉलो करते हो CD वाला, तो आपकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी, रिवाइज्ड कॉस्ट आपकी क्या आएगी एग्जैक्ट 19, लेकिन अगर बी वाला करते हो तो 20। तो ऑब्वियस ही बात है कम कॉस्ट कहां पे लग रही है आपको, अगर आप CD वाला पाथ चूज करते हो तो डेफिनेटली आपका आंसर क्या आएगा डी, दैट इज सी एंड डी। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा और आगे बढ़ाएं, लेट्स से कि हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है यहां पे EF GH IG, इस तरीके से हमारे पास यहां पे नेक्स्ट जो है एजेस दी हुई है, और हमारे पास एस्टिमेट कॉस्ट जो है उनकी दी हुई है 5, 10, 3, 4, 8, 7। तो अगर इस तरीके से आपसे पूछें कि इसके बाद कौन सा पाथ होगा, लेट्स से अगर मैं सबसे पहले CD की तरफ जाता हूं, क्योंकि इसके पास कॉस्ट कितनी है 19, इसकी थी 20, तो 19 वाला हमने चूज किया। हम नीचे आते हैं, तो C से अगर मैं नीचे जाता हूं तो मेरे पास दोनों पाथ है यहाँ पे G और H, इनके बीच में सबके बीच में एंड है, तो GH का मतलब है 4 + 3 7, और सब एजेस की कॉस्ट जो है वो आप बाय डिफॉल्ट मान के चलो 1 1 ही है। तो C से अगर मैं G और H दोनों कवर करता हूं तो टोटल क्या होगी 4 + 3 + 2, तो ये कितनी होगी 9। मतलब रिवाइज्ड कॉस्ट कितनी होगी यहाँ पे 9, जो कि इनिशियली हमें शायद 8 दी हुई थी, लेकिन अब हमारे पास कितनी होगी 9। और अगर मैं डी की तरफ जाता हूं तो ये क्या होगी 8 + 7 दैट इज 15 + 1 + 1 दैट इज 2 विच इज व्हाट 17। मतलब अब हमारे पास जो रिवाइज्ड आई, पहले ये कुछ 8 और 9 थी, लेकिन अब रिवाइज्ड होके हमारे पास कितनी होगी 17। तो ऐसे ही अब आप ऊपर भी रिवाइज करोगे। रिवाइज करने का मतलब क्या है, पहले C और D पे जा रहे थे तो 19 थी, अब आप C और D आगे जहां पे लेके जा रही हैं उनकी जो न्यू वैल्यू आई वो क्या आई 9 और 17। तो ये रिवाइज्ड के अकॉर्डिंग इसी रिवाइज्ड वैल्यू को आपको A पे लेके जाना है। तो अपर वैल्यू पे जब हम लेके जाएंगे तो टोटल क्या हो जाएगी, C पे जाने की 9 है, D पे जाने की 17 है, तो टोटल क्या होगी 17 + 9 26, 17 + 9 आपकी होगी यस 26, और दो ये रही, मतलब C और D की जो कॉस्ट है वो कितनी है 2, 1 + 1 2, तो 26 + 2 दैट इज 28। मतलब आपकी फाइनल अब कितनी आई 28 आई। अब आप ये वाली फाइंड आउट करो, जो पहले आपकी 20 आ रही थी, दैट इज यहां पे इनिशियली पहले 19 थी इसकी कॉस्ट B की, 19 + 1 हमने किया था 20, लेकिन B आगे E और F पे लेके जा रहा है, और E और F की कॉस्ट कितनी है, E और F जाने पे 10 + 5 दैट इज 15 + 1 + 1 दैट इज 2, तो टोटल क्या होगी यहाँ पे 17। मतलब रिवाइज्ड जो है वो क्या आ गई 17। तो इसी 17 को हम ऊपर फिर लेके जाते हैं, मतलब A के थ्रू दोबारा से कैलकुलेट करते हो तो क्या आई 17 + 1 दैट इज 18। तो अब आपको फाइनली क्या वैल्यू आई, अगर आप इस तरफ जाते हो तो कॉस्ट आपकी जो है 18, अगर आप इस तरफ जाते हो तो आपकी कॉस्ट बढ़ रही है 28। तो इन दोनों में से मिनिमम कौन सी है 18। तो यानी ये वाला पाथ आपके लिए बेस्ट होगा, लेकिन अगर आपको इस तरीके से पूरा ग्राफ दिया हो और इस तरीके से अगर आपको मूव करना हो तब आप कह सकते हो ये वाला ज्यादा बेटर है। लेकिन जो ओरिजिनल क्वेश्चन था, ओरिजिनल क्वेश्चन के तो अकॉर्डिंग हमारा C और D जो है वो आंसर आ रहा था, दैट इज आंसर D। तो A और स्टार में हम करते क्या है, पहले हम एस्टिमेट कॉस्ट जो है उसके अकॉर्डिंग मूव करते हैं, बाद में एस्टिमेट कॉस्ट को हम रिवाइज करके चेक करते हैं क्या वो वैल्यू हमें ऑप्टिमल आंसर दे रही है, ह्यूरिस्टिक वैल्यू दे रही है या नहीं दे रही। तो उसके अकॉर्डिंग हम उस वैल्यू को अपर वैल्यू पे फाइंड आउट करके और फिर हम एक्चुअल पाथ की तरफ, एक्चुअल गोल स्टेट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच एजेंट डील विद द हैप्पी एंड अनहैप्पी स्टेट। ऑप्शन ए सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, मॉडल बेस्ड, लर्निंग एजेंट, यूटिलिटी बेस्ड।
तो एक क्वेश्चन आया हुआ है एजेंट्स के ऊपर, इंटेलिजेंट एजेंट्स के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। और एजेंट के ऊपर जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा बहुत ही बेसिक लेवल का ही मिलेगा, इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ ही क्वेश्चन है। तो एजेंट एक्चुअल में होते क्या है, यहाँ पे हम दो स्टेट में काम करते हैं, सेंस एंड एक्चुएटर। मतलब सेंसिंग क्या होता है, हम जो भी जैसे ह्यूमन बीइंग की तरह है, हमारी आंखें हैं, नाक है, कान है, ये क्या कर रहे हैं, सेंस कर रहे हैं, जिनको हम इंद्रियां बोलते हैं। और उनके बेसिस पे सेंस करके हमारे हाथ पैर जो है वो क्या करते हैं, एक्शन परफॉर्म करते हैं, हमारा माइंड जो है वो एक्शन परफॉर्म करता है। तो ये जो है एजेंट्स भी, जो इंटेलिजेंस एजेंट है उनका भी फंडा यही काम है कि हम उनको भी इतना इंटेलिजेंट बनाना चाहते हैं कि वो कुछ सेंस करें और सेंस के बेस पे वो क्या करें, कुछ एक्चुएट, मतलब कुछ काम करें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट की, तो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट जो है वो इस कैटेगरी का एजेंट है, मतलब इसने पुरानी हिस्ट्री नहीं चेक करनी, जैसे ही कुछ सेंस किया, सेंस करते ही तुरंत कोई ना कोई रिफ्लेक्स। यहां पे मतलब फंडा क्या है, रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स का मतलब है विदाउट चेकिंग द पास्ट हिस्ट्री, साथ के साथ मैं कुछ रिफ्लेक्स मतलब कुछ काम करने, कुछ साथ के साथ मैंने कुछ एक्शन जो है वो परफॉर्म किया। मतलब कहने का ह्यूमन बीइंग में भी हम कई बार क्या करते हैं, गुस्से में हम क्या करते हैं, विदाउट चेकिंग हिस्ट्री, मतलब विदाउट चेकिंग की मतलब पास्ट में कुछ हुआ होगा इस टाइप का, नहीं, हम तुरंत जो है गुस्से में क्या करते हैं, रिफ्लेक्स करते हैं, तुरंत गुस्से में एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये जो है सिंपल रिफ्लेक्स इस कैटेगरी का एजेंट है। तो इसमें हैप्पी अनहैप्पी स्टेट वाला कोई फंडा नहीं है। इवन सबसे लोएस्ट इंटेलिजेंस जो है वो इसी में है, क्योंकि इसने ना पास्ट हिस्ट्री चेक करनी, ना कोई सिचुएशन चेक करनी, सिंपल जो है वो यहाँ पे तुरंत एक्शन परफॉर्म करना है। नेक्स्ट मॉडल बेस्ड। मॉडल बेस्ड में क्या करते हैं, हम हिस्ट्री चेक करते हैं। हिस्ट्री मतलब हम एक तरह से सिचुएशन, जैसे ह्यूमन बीइंग में भी क्या होता है, कई बार हमारे पास कोई, हमने कुछ सेंस किया, हम क्या करते हैं उस सेंस के बेसिस पे एक्शन लेने से पहले हिस्ट्री चेक करते हैं, या अपने माइंड में एक सिचुएशन देखते हैं कि अगर उस टाइप की सिचुएशन पहले आई थी तो उस टाइम पे मैंने क्या किया था, तो उसी टाइम से हम एक्चुअल में मॉडल का मतलब क्या, हम अपने माइंड में एक मॉडल बना लेते हैं, एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि उस टाइम पे अगर ऐसा हुआ होता तो क्या करते। तो वही वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे एजेंट्स में लगाते हैं। वो अपने एक्चुअल में क्या करते हैं, मॉडल बना रहा है, एक दिमाग में एक तस्वीर बना रहा है उस टाइप की, और उसी के बेसिस पे वो क्या कर रहा है, एक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा है। तो कंपेयर टू दिस इट इज मोर इंटेलिजेंट, लेकिन इसमें भी हैप्पी और अनहैप्पी वाला फंडा नहीं है। नेक्स्ट है लर्निंग एजेंट। लर्निंग एजेंट है मतलब क्या, कि हम अपने बेसिस, मतलब जो हमने सेंस किया उसके बेसिस पे हमने कुछ परफॉर्म किए एक्शन, और उस एक्शन के क्या रिजल्ट निकले, जो भी अच्छे बुरे रिजल्ट निकले उसको हमने लर्न कर लिया। लर्न करने का मतलब है नेक्स्ट टाइम अगर सेम सिचुएशन अकर होगी तो ऑब्वियस ही बात है, मैं लर्निंग एजेंट क्या करेगा, वो वाला अगर एक्शन सही था पुराने वाला तो वो दोबारा रिपीट करेगा, और उस टाइम पे एक्शन गलत था तो वो रिपीट नहीं करेगा। तो ह्यूमन बीइंग ऑब्वियसली लर्निंग एजेंट का ही पार्ट है, कि मतलब हम करते हैं कि अपनी लाइफ में अगर कोई गलती की तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, उस चीज को लर्न कर लेते हैं, ताकि सेम सिचुएशन अगर अकर हो तो गलती हम दोबारा ना करें। तो वही मैं एंटी नेट में बताना चाहता हूं यहाँ पे लर्निंग एजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कई बार स्टूडेंट जो है एक एक या दो बार ऑलरेडी इस एग्जाम को दे चुके हैं, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को वो ऑलरेडी अगर दे चुके हैं, तो उस टाइम पे आपको वो मिस्टेक्स जो है वो याद रखनी है कि आपने क्या मिस्टेक की थी, चाहे कैलकुलेशन मिस्टेक, चाहे आपने स्टेटमेंट गलत पढ़ ली, या फिर आपको क्वेश्चन आता था ओवर कॉन्फिडेंस में आप कुछ गलत कराए, तो वो सेम मिस्टेक्स जो है दोबारा नहीं होनी चाहिए। तो ये एक्चुअल में कॉन्सेप्ट है लर्निंग एजेंट का। देन है यूटिलिटी बेस्ड। यूटिलिटी बेस्ड क्या होता है, यूटिलिटी नाम से पता लग रहा है कि यहां पे हम क्या कर रहे हैं, मतलब यूटिलिटी मतलब हम फायदा देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ फायदा। और फायदा का मतलब क्या है, यहाँ पे हैप्पी और अनहैप्पी स्टेट का फंड है। मतलब हमने कुछ सेंस किया, उसके बेस पे हमने कुछ एक्शन किया, और उस एक्शन से क्या मेरे को खुशी मिली या मेरे को खुशी नहीं मिली। मतलब जैसे कि हम नॉर्मल अगर ह्यूमन बीइंग से अगर मैं कंपेयर करूं, तो अगर हम कई बार किसी को दान देते हैं, अनकंडीशनली अगर हम किसी को दान देते हैं, तो डेफिनेटली हमारे को बहुत ज्यादा खुशी होती है, दैट इज व्हाट अ हैप्पी स्टेट। लेकिन अगर यही हम किसी को दुख देते हैं तो हम भी क्या होते हैं, दुखी होते हैं। तो यानी यूटिलिटी का फंडा क्या है, यूटिलिटी डज नॉट मीन हमेशा प्रॉफिट। चाहे हम कई बार गलत काम भी कर रहे हैं तो उसके बेसिस पे हमें क्या मिल रहा है, अनहैप्पी, तो वो भी क्या है, एक गलत तरीके से नेगेटिव वे से यूटिलिटी है। तो पॉजिटिव वे से यूटिलिटी मतलब हैप्पी स्टेट, नेगेटिव वे से यूटिलिटी का मतलब क्या है, ऑब्वियसली दुखी स्टेट आप कह सकते हो। तो यानी हैप्पी और अनहैप्पी स्टेट जो है वो फंडा हम कहां पे यूज करते हैं, यूटिलिटी एजेंट के ऊपर। तो दैट इज व्हाट, यहां पे आंसर जो है मेरा क्या आ रहा है, डी राइट आंसर है। Next is question number 4. A multi-layer feed-forward network has 5 input units, 1 hidden layer with 4 units and 3 output units. How many weight
डज दिस नेटवर्क हैव। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो आया हुआ है वो है न्यूरल नेटवर्क में से। इसी असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 1 भी हमने न्यूरल नेटवर्क से ही लिया था और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल लेवल का क्वेश्चन है। लेकिन ये क्वेश्चन को लाने का मेरा मेन मोटिव क्या है कि जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे नेट में आए हुए हैं, आपको लगता है कई बार कि जब हमने क्वेश्चन को रीड करते हैं कि क्वेश्चन बड़ा ही डिफिकल्ट लेवल का है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे कई क्वेश्चन जो है बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में सिर्फ डायग्राम के ऊपर ही सारा कॉन्सेप्ट, अगर आपने कहीं पे पढ़ते पढ़ते डायग्राम देखा होगा तो डेफिनेटली आप इसका आंसर जो है वो इजीली दे सकते हैं। तो मैं एक और पॉइंट यहाँ पे बताना चाहता हूं कि जितने भी क्वेश्चन हम असाइनमेंट्स में डाल रहे हैं, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है, चाहे हमने इससे पहले सी वाली बनाई थी या एल्गोरिथम डा वाली, तो इन सारे क्वेश्चंस के पीछे कोई ना कोई मोटिव है। ऐसा नहीं क्योंकि रैंडमली उठा के हमने क्वेश्चन डाले हैं, नहीं, सारे क्वेश्चंस के पीछे एक स्ट्रॉन्ग मोटिव है कि क्यों इन क्वेश्चंस को चूज किया हुआ है। तो आप जितने भी क्वेश्चन ये ट्राई कर रहे हैं उन क्वेश्चंस को अच्छे से करें और सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस को आप और ज्यादा ट्राई करें, आपको बहुत ही सुपर लेवल पे आपको फायदा मिलेगा एनटीए नेट में। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन की बात करें तो डायग्राम के बेस पे क्वेश्चन है। तो आप डायग्राम जो है वो क्या है, हमारे पास 5 इनपुट्स हैं, मतलब 5 नोड्स हैं, 1 2 3 4 5। ये 5 इनपुट जो है वो आगे हमारे पास आउटपुट में ले जाती हैं। लेकिन मल्टी लेयर, अगर सिंगल लेयर होता तो यहां से सीधा हम आउटपुट पे जाते, लेकिन मल्टी लेयर का मतलब है बीच में एक हिडन लेयर है और हिडन लेयर में हमारे पास यूनिट्स कितने हैं, 4। यूनिट का मतलब क्या है, सिंपल नोड्स है, नोड्स, और इन नोड्स में से ही पास होके आपकी आउटपुट जनरेट होगी। और नेक्स्ट आउटपुट में हमारे पास कितनी नोड्स हैं या कितने यूनिट्स हैं, 3। तो यहां पे अगर आप डायग्राम देखो तो डायग्राम में होता क्या है, हर एक नोड से कनेक्शन जो है वो आपको बनाना है, मतलब इस तरीके से हर एक नोड से आपको कनेक्शन जो है वो बनाना है। जब आप कनेक्शन बनाएंगे तो आपको वैसे ही पता लग जाएगा कि कितनी एजेस जो है यहाँ पे बनेंगी। जितनी एजेस बनेंगी उतने ही आपके वेट्स होंगे। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो टोटल जो अगर आप बनाना चाहते हो आप बना सकते हो, वैसे तो आपको डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप इन केस बनाते भी हो तो यहाँ पे क्या फंडा बनेगा, नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितने हैं, 4। तो ऑब्वियसली कितनी हमारे पास यहाँ पे एजेस होंगी, 5 × 4, क्योंकि हर एक नोड से इन 4 के लिए निकलेगी। तो हर एक नोड से इन 4 एजेस के 4 नोड्स के लिए एक लाइन निकलेगी। तो हर एक नोड का मतलब क्या है, यहाँ पे 5 है, तो 5 × 4 कितनी होगी, 20 एजेस। नेक्स्ट अगर हम इस फेज की बात करें तो हिडन लेयर से भी आगे जो है वो हर एक नोड से आउटपुट नोड की तरफ जो है यूनिट की तरफ लाइन निकलेगी। मतलब कितने हैं यहाँ पे, 4, और हर एक के लिए 3-3 लाइंस यहाँ पे बनेगी, मतलब 4 × 3 जो है वो यहां पे लाइंस बनेगी, मतलब 12। तो यानी टोटल कितना हो गया, 20 + 12 मतलब 32। तो यहां पे आंसर आपका डी आ रहा है, दैट इज 32। तो ये क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो प्योर डायग्राम के बेस पे ही क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस का आप ध्यान रखें कि कैसे आपको ये सॉल्व करने हैं। थैंक यू।